तो शुरू करते हैं आज विज्ञान का अगला भाग। अब तक आपने विज्ञान में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। अब एक ऐसा चैप्टर जो 9th और 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट और किसी के लिए थोड़ा सा आसान होता है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं उनके लिए जिनके लिए डिफिकल्ट है, और उन्हें जिन्हें चीज समझ में आती है उन्हें शायद कुछ और नया सीखने को मिल जाए आज। तो विद्युत धारा यह पार्ट 9th में भी है और यही पार्ट आपके 10th के सिलेबस में भी है। 9th में यह चैप्टर सिर्फ और सिर्फ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत धारा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभवांतर और ओम्स लॉ तक सीमित है। ओम्स लॉ के बाद आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों का संयोजित श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजन करना, उसे हम यहाँ ना लेके, क्योंकि उसका भी इतना यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं है। आपके 10th में ज्यादा फोकस किया गया है करंट और उसकी हीटिंग इफेक्ट्स पे। इससे पहले कि हम 10th पे सीधा कूदें, थोड़ी वो चीजें जो शायद 9th में कुछ बच्चों को समझ ना आई हो या कुछ लोगों ने छोड़ दिया हो, उन्हें थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, इसे हमने यहाँ पर इस लेक्चर में 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहली चीज हम सीखेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा क्या है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभवांतर क्या है। फिर हम देखेंगे कि ओम्स लॉ। सबसे महत्वपूर्ण चीज विद्युत धारा के अंदर है ओम्स लॉ। लेकिन ये जानने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर ये आखिर चीज है क्या। एक बार आप ओम्स लॉ समझ जाते हैं तो उसके हीटिंग इफेक्ट्स यानी कि उसके ऊष्मीय प्रभाव को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब 10th में जाने से पहले 9th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो आज हम शुरू करते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। तो जैसा कि आप सबने 9th में पढ़ लिया होगा, किसी ने 8th में पढ़ लिया होगा कि विद्युत धारा चीज होती क्या है। इसकी परिभाषा सभी को पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसे मैंने बहुत ही शॉर्ट में बोला है कि यदि किसी चालक में से कोई आवेश प्रवाह हो रहा है तो आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि इन एनी कंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यह सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं है, थोड़ा इसमें आगे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, चालक यानी कि कंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में आप सभी को पता है, चालक ही क्यों, या चालक में ऐसी क्या खासियत है कि हमने यहां पर ऐसा कहा कि चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो पहली चीज है कि चालक क्या है, कंडक्टर क्या चीज है। तो आपने सबने पढ़ा होगा कंडक्टर, जितनी धातुएं होती हैं वे कंडक्टर होती हैं। लेकिन क्यों? तो उसके लिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा और पीछे आते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट और पीछे आते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ, कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से बनी है, 3 परमाणुओं से बनी है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर यह तीनों चीजें हर एक वस्तु में पाई जाती है, चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह धातु हो, चाहे वह प्लास्टिक हो, चाहे वह रबड़ हो, तो ऐसा क्यों है कि इस परिभाषा में हमने इस शब्द का प्रयोग किया कि चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें जाननी होगी चालक ही क्यों। तो अब हम यहां पर आपकी केमिस्ट्री के पार्ट में जाते हुए बहुत ही ब्रीफ में आते हैं कि चालक और चालक में फर्क क्या है। अगर आप कोई कुछ चालक लीजिए या कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कार्बन। आप सब जानते हैं कार्बन एक धातु है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। आपको ये पता है कि डायमंड जो है वो कार्बन से बनता है और वह सबसे बड़ा उदाहरण है विद्युतीय कुचालक का। तो ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कि उसकी बाध्यता कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि यह कार्बन जो है, यदि मैं कार्बन का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाऊं तो इसकी बाध्यता कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में 2 और बाध्यता कक्षा में 4। और यही हाल प्रत्येक कार्बन का होगा। होता यहां पर यह है कि कार्बन की जो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे कार्बन से बंध बना लेते हैं और वो बंध उनका इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब कि यदि आपको किसी कार्बन में से
विद्युत धारा का प्रवाह कराना है या किसी कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराना है, तो आपका पहला टास्क ये होगा कि पहले आप इस बंध को तोड़ें। तो बिना मतलब की मेहनत क्यों करनी। हम आते हैं किसी चालक को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए सोडियम, या सोडियम क्यों लें, आप जानते हैं कि घर में जितनी भी तारें होती हैं वो कॉपर से बनी होती हैं। क्यों? कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29, सभी को पता है चीज। अगर आप देखें उसका इलेक्ट्रॉनिक सरूपण बाह्यतम कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18 और अंतिम कक्षा में होता है सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। एक चीज जो यहां पे देखने लायक है कि जैसे जैसे आप इस न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जी हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश यानी कि पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाह्यतम कक्षाओं में पाए जाते हैं उन पे आवेश होता है ऋणात्मक, नेगेटिव। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए एक बात यहां पे जो आपने सीखी होगी कि हमेशा अपोजिट जो पोलैरिटी होती है या अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो यहां पर न्यूक्लियस है वो आपके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में है उसके ऊपर यह जो बल लग रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आकर्षण का जो बल है इसके ऊपर, वो अधिक होगा उस इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो उसके बाहर वाली कक्षा में है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वह इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाह्यतम कक्षा में है उस पर लगने वाला ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल सबसे कम होगा। अर्थात अगर आप इस एटम को थोड़ा सा धक्का दे दूं मैं, या थोड़ा सा बल लगा दूं, बल किस तरह का हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है, हमारा सिर्फ मेन एम यह है कि यदि इसको मैं थोड़ा सा फोर्स लगा दूं, कोई बाह्यतम बल लगा दूं इसके ऊपर, तो यह इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से इस आकर्षण के बल को जो कि इसका नाभि यानी कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है और उसको तोड़कर फ्री हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अब कक्षा में नहीं है, वह किसी भी न्यूक्लियस के आकर्षण के दबाव में या प्रभाव में नहीं है। यही हाल प्रत्येक एटम का होगा, प्रत्येक परमाणु का होगा। तो आप सिर्फ यह सोचिए कि इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। अब हो क्या रहा है, एक यहां मैंने ऐसा बनाया, अब यहां पर कार्बन के बारे में समझ गए, हम चालक पर ध्यान दे रहे हैं, चालक ही क्यों। तो ऐसा ही एक मैंने कॉपर का एक एटम यहां ही बना दिया, एलिमेंट का मैंने इलेक्ट्रॉनिक सरूपण यहां बना दिया, ये उसकी बाह्यतम कक्षा है। आप यहां पे नंबर ध्यान मत दीजिए, बस ध्यान रखिए कि ये बाह्यतम कक्षा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वहां पर है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ है तो यहां से फ्री होगा, वैसे ही एक और से फ्री होगा, और फ्री होगा, और फ्री होगा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी नाभि के प्रभाव में नहीं है, उन पर किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो वो क्या है, फ्री, मुक्त। इसका मतलब उनके ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं है। तो इस तरह आप ये देखते हैं कि चालक के अंदर हमेशा n नंबर ऑफ, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं कि आप उनका उपयोग किसी अच्छे काम में कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैंने आपसे कहा कि कोई बल होता है जो इसको तोड़ सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, सिर्फ ये आपकी जानकारी के लिए है कि सामान्य तापमान यानी कि जो आपके रूम का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस या 37। आप 27 या 37 की रेंज में ये टेम्परेचर हमारे लिए नॉर्मल है, नॉर्मल बोल सकते हैं कि इतना हम सह सकते हैं, लेकिन किसी परमाणु के लिए यह एक ऊर्जा की तरह काम करता है। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि आप किसी एटम को हीट कर रहे हैं। आपने किताबों में जितनी चीजें पढ़ी हैं, अगर वो वहां पर मेंशन नहीं है, वर्णन नहीं है, लेकिन वो इस चीज को मान के हो रहा है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन आप रूम टेम्परेचर पर, आप तो 0 पर नहीं रहते हैं, आप रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर 27 से लेकर 30-32 के आसपास में। इसका मतलब बिना मतलब आपका जो एटम है उसको हमेशा उष्ण ऊर्जा मिल रही है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि अब तक इस न्यूक्लियस के प्रभाव में था, उससे वह ऊर्जा मिलती है, वह उसका इस्तेमाल करता है और यहां से 9-2-11 हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो आपकी समझ में आया कि किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन आपकी किसी बिना मेहनत के आया है। वहीं अगर आप किसी कुचालक को इस्तेमाल करना हो तो आपका ये सरदर्द होगा कि आप पहले
किसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करें, यहां पर आपका वो सरदर्द नहीं है, तो इसीलिए हमने यहां पे चालक को लिया है। तो एक चीज क्लियर हुई कि चालक क्यों। अब दूसरी बात ये, परिभाषा कहती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह, अब मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हुआ तो क्या वहीं बैठा रहेगा, वो रुका रहेगा? जी नहीं, वो यहां वहां रैंडमली यहां वहां क्या करेगा, भ्रमण करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो गए हैं, फ्लो हो रहे हैं। कोई यहां भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहा है, कोई किस दिशा में भाग रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बस मतलब इस बात से है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो यहां वहां क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो यही परिभाषा करंट, इलेक्ट्रिसिटी की। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आप सब 9th में पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आपका रिवीजन है या उनके लिए है जिन्हें उस टाइम पे शायद थोड़ा बहुत समझना छूट गया हो। तो जो परिभाषा आपने ये पढ़ी वो था, उसमें एक टर्म था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यदि मैं विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा से उसका सूत्र निकालना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखिए, आपके किसी भी वाक्य में कहीं आता है दर या रेट, इसका मतलब है कि उसके बटे में है समय यानी कि टाइम। लेकिन किसकी दर है ये? चार्ज के फ्लो की। चार्ज मतलब, अब और पीछे ना जाते हुए मैं बता दूंगा साफ साफ कि चार्ज की जो इकाई होती है कूलम, दिखाते हैं Q से, बराबर। तो इसका मतलब है चार्ज के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दिखाते किससे हैं हम? I से। तो I बराबर Q बटे समय, I बराबर Q बटे समय। तो ये आपकी हो गया आपकी विद्युत धारा की परिभाषा से निकाला गया सूत्र। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ के लीजिए। अगर आपको ये चीज समझी है तो आप इस परिभाषा से यह सूत्र निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, आप सबको पता है कि Q यानी कि चार्ज, इसकी जो इकाई होती है SI प्रणाली में वो होती है कूलम, और समय की इकाई होती है SI प्रणाली में सेकेंड। और यही पता आपको कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है SI प्रणाली में? एम्पियर। अब यहां से एक चीज और, मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन से कैसे आगे बढ़ रहा हूं, बस आप उस पर ध्यान दीजिए। कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है या किताब में इस परिभाषा लिखी होती है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। देखिए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। अब मैं कैसे इस सूत्र को परिभाषा का सिर्फ रूपांतरण दे रहा हूं, फॉर्मेशन दे रहा हूं। यदि किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में जो विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर। फिर से बताता हूं, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब विद्युत आवेश का प्रवाह हो तो जो विद्युत धारा होगी उस चालक में से वह 1 एम्पियर कहलाएगी। When 1 coulomb charge flows in 1 second, then the current in that conductor is 1 ampere. फिर से, when 1 coulomb charge flows in 1 second, then the current in that conductor is 1 ampere. ये हो गई परिभाषा आपकी। विद्युत धारा क्या होती है, उसके बाद विद्युत धारा का सूत्र, उस सूत्र से 1 एम्पियर की परिभाषा। तो ये चीज आप क्लियर हो गई, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर है थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए कि विद्युत धारा को नापने के लिए जिस औजार बोलो या जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं अमीटर। कुछ चीजें तो ऐसी पता होनी चाहिए हमें। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा, आवेश, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, सब कुछ क्लियर है। तो अब हम अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो अब तक हम समझ चुके हैं कि विद्युत धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव जाने से पहले एक चीज, थोड़े समय पहले मैंने आपसे एक चीज कही कि चालक में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, मुक्त हैं, वो किसी भी दिशा में गमन कर रहे हैं। लेकिन जब इसी चालक को आप विद्युत सेल से जोड़ देते हैं तो होता क्या है? यह आपका विद्युत सेल का धनात्मक आवेश पॉजिटिव टर्मिनल और यह आपका उसका नेगेटिव टर्मिनल। तो जब आपने चालक को एक विद्युत सेल से जोड़ दिया, अब यहां पर हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मुक्त हैं, जो कि पहले कहीं भी घूम रहे थे। लेकिन अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ये यहां पर अगर आप कह रहे हो कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि यहां पे एक समझ लीजिए, अपने समझने के लिए कि यहां पर प्लेट है जिसके ऊपर माइनस चार्जेस हैं और यहां पर एक प्लेट है जिसके ऊपर प्लस चार्जेस हैं, धनात्मक आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋण। इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर आकर्षित होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और यहां पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी जो ऋणात्मक आपका जो ये आवेश है जो यहां पर, वो इस इलेक्ट्रॉन को और धकेलेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आवेश समान है और समान आवेश वाले जो चीजें होती हैं उनके बीच में परस्पर प्रतिकर्षण पाया जाता है, रिपल्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अब, जो इलेक्ट्रॉन पहले अपनी मनमानी कर रहे थे, यहां से वहां घूम रहे थे, अब वो सभी की सभी एक दिशा में परेड करते हुए माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। और जब सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही रूल को फॉलो करते हुए एक ही दिशा में चलते हैं तो हम कहते हैं अच्छा, अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अभी थोड़े देर पहले आपने देखा कि I बराबर Q/T होता है। तो यदि आपसे कोई कहे कि यदि किसी चालक में से 10 मिनट के लिए 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुल कितना विद्युत आवेश होगा? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि विद्युत धारा मतलब I बराबर Q/T। हमें T पता है 10 मिनट, लेकिन गलती यहां पर बच्चों से यह होती है कि वे अगर इस सूत्र को उनके दिमाग में बैठा हुआ भी है तो गलती यह होगी कि I का मान 2 एम्पीयर रखेंगे, Q को Q रखेंगे और T को रखेंगे 10 और यहां पे सीधा मल्टीप्लाई करके Q बराबर 20, जो कि सरासर गलत क्यों? पहले ही मैंने कहा कि यहां पर SI प्रणाली, Q की कूलम लेकिन T की सेकेंड, यहां पर T मिनट में है। तो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जब आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं उस समय सभी चीजें, सभी क्वांटिटी जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है वो सब के सब एक ही प्रणाली में होनी चाहिए। अगर आप MKS में लिख रहे हैं तो MKS में, CGS में तो CGS में, और अगर आप सब कुछ SI में लिख रहे हैं तो सब कुछ SI में। अब मैंने क्यों बताया, उसका एक कारण था कि मैंने यहां पे सेल क्यों ड्रॉ किया। आप सब सेल खरीदते होंगे, अगर आप इसके ऊपर देखा होगा तो उस सेल के ऊपर प्लस माइनस का चिन्ह बना होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव। जो यहां पे मैंने टॉपिक दिया हुआ है विद्युत विभव, या उसी कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चीज क्या है। देखिए यहां पर कोई बंदा जो दूर गगन की छांव में यहां बैठा हुआ है, अनंत दूरी पर कोई बंदा जो यहां बैठा हुआ है चार्ज को लेके, आप विद्युत आवेश को लेके, उसे इस विद्युत आवेश को उठाकर ले आना है, समझो पॉइंट ए पर। कहां पर है वो? अनंत दूरी पर, एट इनफाइनाइट। उसे उस विद्युत आवेश को उठाकर लाना है कहां पर? पॉइंट ए पर। मतलब जब बंदा इस विद्युत आवेश को इस बिंदु से उठाकर पॉइंट ए तक लाएगा, समझ ले पॉइंट ए आपका घर है, आपके घर तक लाएगा, तो उसे कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब
हम यहाँ पर कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर वर्क हो रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब जितनी आपके अंदर एनर्जी है, जितनी आपके अंदर ऊर्जा है, आप उतना ही काम कर पाएंगे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जितना आपका सामर्थ्य होगा उतना ही कार्य होगा। अच्छा, अब जब यह बंदा इस विद्युत आवेश को अनंत दूरी से उठाकर बिंदु ए तक ला रहा है तो उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, उसके द्वारा कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। अब आप सब ने पढ़ा होगा ऊर्जा की अविनाशता का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। यदि यहां से कुछ कार्य हो रहा है, कुछ एनर्जी लग रही है, तो वह एनर्जी जा कहां रही है? आप सब जानते हैं, जिस तरह आप सभी ने पढ़ा होगा कि जिस तरह आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना आत्मा का जन्म होता है, केवल आत्मा शरीर बदलती है। और वही कुछ कॉन्सेप्ट आपके साइंस में है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना ऊर्जा को विनाश कर सकते हैं। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब यहां हो कैसे रहा है? आप पूछेंगे एनर्जी जो यहां पे रूपांतरण हो रही जा कहां रही है? तो आप जो ये विद्युत आवेश लेकर चल रहे हो, वह एनर्जी, वह ऊर्जा उस विद्युत आवेश में ऑब्जर्व हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। तो जब आप इस विद्युत आवेश को उठा के यहां पे ला के रखोगे तो उसके अंदर कुछ ऊर्जा होगी, उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होगी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। फिर से दोहराता हूं, अनंत दूरी से चार्ज को बिंदु ए तक लाने पे जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को करने की वजह से इस विद्युत आवेश में कितनी एनर्जी कंजर्व हो रही है, वो क्या होती है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो माना यहां पर क्यू चार्ज था, माना जो कार्य किया गया वो डब्ल्यू था, पर मुझे जानना है कि सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है। सिंपल मैथ सवाल, यही बात हो गई कि आपके पास 100 रुपए थे और आपने यहां, आपके पास जो 100 रुपए थे यहां पर, और आपके पास यहां 10 पेन थे। मैं आपसे ये पूछूं कि एक पेन की कीमत कितनी है, तो आप 100/10 करोगे। वही सेम चीज है कि आपके पास यहां क्यू चार्जेस थे, इन क्यू चार्जेस को यहां तक लाने के लिए डब्ल्यू कार्य किया गया, तो एक चार्ज में कितना विद्युत विभव, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कैसे निकालेंगे? W/Q। समझ में आया? W/Q क्यों? बहुत ही इजी चीज। यहां पर Q हो सकता है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, उसका तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों? मैं आवेश कहता हूं, 10 आवेश, 5 आवेश, 50 आवेश, 1000 आवेश, मुझे नहीं पता कितने हैं, वो सब मिलकर W कार्य कर रहे हैं। मुझे ये सब यह जानना है कि एक विद्युत आवेश के लिए कितनी एनर्जी होगी, कितना पोटेंशियल होगा, जितना कार्य हो रहा है बटे कितने आवेश हैं। क्योंकि इस चीज की खोज साइंटिस्ट वोल्टा ने की थी, इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए इसको यूनिट दी गई वोल्ट, जिसको कहते हैं कैपिटल V से। मतलब 1 वोल्ट बराबर और ये चीज आपने अपने 9th में पढ़ी होगी। तो समझ में आया कि 1 वोल्ट बराबर 1 W/1 होता है, या W/Q होता है। ये कॉन्सेप्ट ऊर्जा का विनिमय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके तहत आपने ये समझा कि विद्युत विभव चीज क्या है। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सीखा कि विद्युत विभव चीज क्या है, जो कि बहुत ही क्लियर है कि अनंत दूरी से, दूर गगन की छांव से उठाकर आपको बिंदु ए पर लाना है। अब एक काम करते हैं, हम इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसको मैं कहीं छोटे अक्षरों में लिख देता हूं कि 1 वोल्ट बराबर, या वोल्ट बराबर W/Q। तो आगे बढ़ने से पहले इसकी इकाई जान लेते हैं। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको हर चीज की इकाई पता हो और ये पता हो कैसे डिराइव है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने बहुत आसान होते हैं। अब यही देख लेते हैं, कार्य इकाई क्या होती है SI में? जूल। चार्ज की इकाई क्या होती है SI में? कूलम। तो
1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब यहां से जैसे आपने थोड़ी देर पहले 1 एम्पियर की परिभाषा को बताया था, बस वैसे ही आप 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यदि 1 कूलम आवेश द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो जो विभव होता है वह 1 वोल्ट कहलाता है। फिर से, यदि 1 कूलम आवेश द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो वह विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो विद्युत विभव के बारे में जानकारी हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली चीज, विभवांतर। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, विभवांतर की बात कर रहे हैं, विभव के अंतर की बात कर रहे हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि विभव का अंतर, तो विभव के अंतर जानने से पहले जैसे हमने पीछे सीखा कि एक कोई बंदा जो कि दूर गगन की छांव में बैठा हुआ है, जिसे आवेश को उठा के बिंदु ए तक लाना है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा और जितने चार्ज होंगे आप उससे विद्युत विभव इस बिंदु पर, बिंदु ए पर, जिसको मैंने कहा था ये आपका घर है, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मानते हैं इस कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब यह बंदा जो कि क्यू चार्ज को बिंदु ए तक लाया, डब्ल्यू वर्क करके, इससे यहां पर किसी ने आदेश दिया कि तुम वापस लौट जाओ तुरंत वहीं पर जहां से आए थे, यानी कि अनंत दूरी पर। वो वहां गया, थोड़ी देर इंतजार किया, उसके मन में था, लालसा थी, उसे फिर से अपने घर जाना है, जैसे कि आप लोगों को स्कूल के बाद जाना होता है। अब यह फिर से अपने घर की ओर आया, यानी कि बिंदु ए की ओर आया। यहां फिर से उसे मारकर भगा दिया गया, वो फिर से अनंत दूरी पे गया, वो फिर से आया, थोड़ी देर बाद फिर भगा दिया गया। लेकिन यह सब करते हुए वह कोई कंप्यूटर या कोई रोबोट तो है नहीं, या कोई मशीन तो है नहीं, वह थक जाएगा। अंतिम बार उसने सोचा कि घर तक जाने से पहले यदि मैं कहीं बीच में ही रुक जाऊं तो, यहां समझो उसका स्कूल है, वो यहां तक आने के बजाय, बिंदु ए आने की बजाय बिंदु बी पर रुक गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, थोड़ी देर पहले आपसे मैंने ये कहा कि अनंत दूरी से किसी बिंदु तक आने पर जो कार्य हो रहा है उससे आप ये पता कर सकते हो कि उस बिंदु का विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। चलो मानते हैं इस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है। एक छोटी सी बात आप ध्यान में ही देख रहे हो कि ये घर से पहले रुक गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इसने जो वर्क किया होगा वह काम इस वर्क के कंपेयर में कम होगा। यदि वर्क कम किया है इसका मतलब क्या होगा, विद्युत विभव इस बिंदु पर जो कि VB है वह भी कम होगा। सिंपल मैथ्स। समझिए कि यहां पर सिर्फ 1 कूलम चार्ज था, ठीक है, जो वर्क किया गया वो 10 जूल किया गया, और यही 1 कूलम चार्ज स्कूल तक आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 जूल वर्क कर रहा है, 7 जूल का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब बिंदु ए पर जो विभवांतर होगा वो होगा 10 वोल्ट का। लेकिन क्योंकि यहां पर सिर्फ 7 जूल का काम किया गया है और विद्युत विभव की परिभाषा है W/Q, यानी कि 7/A, 7/1, तो यहां पे क्या आएगा 7 वोल्ट। यही आपका विभवांतर। ये देखिए, आप पहले यहां से आए A तक, विभवांतर था 10 वोल्ट, आप यहां से आए B तक, विभवांतर है, विभवांतर नहीं, विभव है 10 वोल्ट, विभव है 7 वोल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के विभवों के बीच का अंतर क्या है, तो आप क्या करोगे, VA माइनस VB, 10 माइनस 7 मतलब 3 वोल्ट। तो ये है आपका विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया, बहुत इजी, सिर्फ मैंने पहले की परिभाषा यूज करी, मैंने 2 अलग अलग बिंदु विभव निकाला, उनके बीच का अंतर ज्ञात किया, वही आपका विभवांतर है। अब इस चीज का आपके विद्युत धारा से क्या कनेक्शन, हमें विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा क्लियर है, लेकिन आपके क्लियर है यहां पर, इस सब दिमाग बिठा लीजिए कि कैसे, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, दोनों में फर्क है, और उस फर्क को अब आप जान गए। थोड़ी देर पहले डायग्राम मैंने बनाया था, वहां पर 2 चीज बनाई थी मैंने, एक तो चालक और एक यहां पे विद्युत सेल बनाया था। तो आप अपनी बुक में, अपनी पुस्तक में जो परिभाषा देखेंगे विभवांतर की, वो ऐसी होगी कि
एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, तो किसी विद्युत आवेश को ए से बी तक जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, समझिए ये आपका ए है, यहां पर ये क्या है, बी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो वो इस विभव से इस विभव की ओर आ रहे हैं। तो यदि मुझे ये पता हो कि यहां पर पोटेंशियल कितना है, यदि मुझे ये पता हो कि यहां पर पोटेंशियल कितना है, तो आप ये पता कर सकते हो कि उस सेल का विभवांतर कितना है। एक और बात, जैसे आपने सुना भी कि अमीटर होता है विद्युत धारा नापने के लिए, वैसे ही वोल्ट मीटर होता है विभवांतर नापने के लिए। ठीक है, सारी चीजें तो क्लियर है हमें। विद्युत धारा, विद्युत आवेश क्या होता है, 1 एम्पीयर की परिभाषा, उसकी इकाई विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम क्यों, ये सारी चीजें क्लियर है। तो अब जो अगला पार्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, कि अगला पार्ट जो होगा वो होगा थर्ड चीज, यानी कि ओम्स लॉ। तो ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने आपसे ये कहा था कि हम 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी कि विद्युत धारा कॉन्सेप्ट क्या है, यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, एम्पीयर, वोल्ट, वर्क, एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीजें हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। तो आशा करता हूं कि आप आगे की 2 चीजों को सीखने के लिए अगले वीडियो में जरूर जुड़ेंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए, सीखते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी।